चलो, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर बैंकिंग। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करते हुए बैंकिंग चैप्टर को आज हम शुरू करेंगे। कोशिश करेंगे कि पूरा चैप्टर खत्म हो जाए। अगर नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा। बैंकिंग, तो सबसे पहले बैंक दो तरीके की होती है। एक होती है बेटा कॉमर्शियल बैंक, एक होती है कॉमर्शियल बैंक, और एक होती है आपकी सेंट्रल बैंक। ठीक है, सबसे पहले इसी डिफरेंस के साथ आगे बढ़ेंगे। कॉमर्शियल बैंक वो बैंक होती है जो डायरेक्टली पब्लिक के लिए काम करती है, डायरेक्टली पब्लिक के लिए काम करती है। ठीक है, जबकि सेंट्रल बैंक जो है वो डायरेक्टली पब्लिक के लिए काम नहीं करती है, ये इनडायरेक्टली पब्लिक के लिए काम करती है, इनडायरेक्टली। ओके, तो पब्लिक के लिए काम करने का मतलब क्या है? कौन सी बैंक कॉमर्शियल हो गई बेटा? ऐसी कोई भी बैंक जिसमें पब्लिक अपना अकाउंट ओपन कर सके, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया की सबसे बड़ी कॉमर्शियल बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, एक्सिस बैंक, हम जिस भी बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं वो सारी की सारी HDFC। अच्छा, बच्चों को पहले क्या लगता था कि सर कॉमर्शियल बैंक का मतलब प्राइवेट बैंक और सेंट्रल बैंक का मतलब गवर्नमेंट बैंक। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, SBI, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक। आपको पता है एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी कॉमर्शियल बैंक होती है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इस नाम से भी एक कॉमर्शियल बैंक है। तो कॉमर्शियल बैंक का मतलब है कि ऐसी कोई भी बैंक जिसमें पब्लिक अपना पैसा जमा कर सके। यानी कि कॉमर्शियल बैंक पब्लिक के लिए कैसे काम करती है बेटा? कॉमर्शियल बैंक पब्लिक के लिए दो तरीके से काम करती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। आप अपना पैसा जमा कर सकते हो, कॉमर्शियल बैंक आपसे आपका पैसा डिपॉजिट करवा लेगी। और एडवांसिंग लोन्स, और जरूरत पड़ने पर उन्हीं लोगों को लोन देती है। इज दैट क्लियर? तो जब आप पैसा डिपॉजिट करते हो ना बेटा, वो पैसा दो तरीके से डिपॉजिट हो सकता है। एक होता है बेटा डिमांड डिपॉजिट, आपने पैसा जमा किया और आप उस पैसे को कभी भी अपने अकाउंट से निकाल सकते हो, दैट इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। इसलिए डिमांड डिपॉजिट का एक और नाम होता है चेकेबल डिपॉजिट। क्या नाम होता है? चेकेबल डिपॉजिट। और एक होता है बेटा फिक्स्ड डिपॉजिट। नाम से ही पता चल रहा होगा, फिक्स्ड डिपॉजिट वो डिपॉजिट होता है जिसमें आप पैसा जमा करते हो लेकिन आपकी जब मर्जी हो तब आप उसको निकाल नहीं सकते, इसलिए उसको बोला जाता है नॉन चेकेबल डिपॉजिट। बोलते हैं ना एफडी करा ली, एफडी करा ली। तो आप बैंक में दो तरीके से पैसा जमा कर सकते हो, एक ऐसा पैसा जिसको जब मर्जी हो तब निकाला जा सके, और एक ऐसा पैसा जो एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद ही निकाला जाता है। फिक्स्ड डिपॉजिट का एक और नाम होता है बेटा टर्म डिपॉजिट, या एक और नाम होता है टाइम डिपॉजिट। तो याद रखना, ये होती है आपकी कॉमर्शियल बैंक्स। सेंट्रल बैंक की बात करें तो ओनली वन, किसी भी सर सुरभि को ऐड कर लो। क्या बेटा? सुरभि को ऐड कर लो। किसी भी कंट्री में सेंट्रल बैंक केवल एक होती है, उसको बोलो दोबारा भेजे। किसी भी कंट्री में बेटा सेंट्रल बैंक केवल एक होती है। ओके, इंडिया की सेंट्रल बैंक का नाम है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बारे में भी बात करेंगे, फिलहाल अभी और कॉमर्शियल बैंक के बारे में बात करेंगे अब। अच्छा, कभी कभी आपसे पूछ लेता है अमेरिका की जो सेंट्रल बैंक है उसका क्या नाम है? तो बेटा फेडरल रिजर्व बैंक, फेडरल रिजर्व बैंक। ओके, इंग्लैंड, इंग्लैंड, तो बेटा उसका है बैंक ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड की जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ इंग्लैंड। बेटा किसी भी कंट्री में उसकी जो सेंट्रल बैंक होती है वो केवल एक होती है, और वो एपेक्स बैंक होती है। एपेक्स का मतलब होता है सारी बैंकों से बड़ी बैंक। इन सारी कॉमर्शियल बैंकों की जो सुपीरियर बैंक होगी उसको हम बोलेंगे RBI, इंडिया में। क्लियर? तो अभी हम कॉमर्शियल बैंक की बात कर चुके हैं बेटा, कोई भी बैंक जिसमें आप अपना पैसा जमा कर सको
और जरूरत पड़ने पर लोन ले सको, वो कॉमर्शियल बैंक कहलाती है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, कॉमर्शियल बैंक क्या होती है और सेंट्रल बैंक क्या होती है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर टू है बेटा, एक्सप्लेन। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के एग्जाम के लिए ये। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक। बाय कॉमर्शियल बैंक, बेटा कॉमर्शियल बैंक का जो क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन करिए विद द हेल्प ऑफ हाइपोथेटिकल एग्जांपल। तो हाइपोथेटिकल एग्जांपल का मतलब होता है अपनी तरफ से कोई भी एक एग्जांपल मान के आप इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करिए। क्रेडिट क्रिएशन को मनी क्रिएशन भी कह देते हैं, तो बेटा परेशान नहीं होना है। ठीक है, चलिए जब भी आप इसका आंसर लिखोगे तो सुन लो कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको क्रेडिट क्रिएशन की डेफिनेशन लिखनी है। तो क्रेडिट क्रिएशन इज द प्रोसेस, क्रेडिट क्रिएशन is the process by which commercial banks increase money supply in the economy, increase money supply in the economy with the help of accepting deposits and advancing loan function, advancing loan function। तो बेटा जब इकोनॉमी में जो कॉमर्शियल बैंक है वो मनी सप्लाई को बढ़ा देता है, उसको उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। मतलब कैसे, मान लो ये मिस्टर ए था, इसके पास 5 लाख रुपए थे। ये मिस्टर बी था, इसके पास एक भी रुपया नहीं था। तो अब अगर मैं आपसे इकोनॉमी में पूछूं कि इकोनॉमी में टोटल कितना पैसा है, तो आप बोलोगे सर इकोनॉमी में टोटल मनी सप्लाई अभी तो 5 लाख है। लेकिन अगर बीच में बैंक आ जाए, कौन आ जाए बेटा, बैंक, सपोज करो एसबीआई, याद रखना ये काम कॉमर्शियल बैंक ही करती है। एसबीआई आ जाए तो एसबीआई का काम क्या होता है, ये इससे पैसा लेगी, एक्सेप्ट डिपॉजिट, एक्सेप्ट डिपॉजिट। तो मान लो इसने अपना 5 लाख रुपया यहां जमा कर दिया और उसी 5 लाख में से इसको लोन देगी, एडवांसिंग लोन। ठीक है, अच्छा बैंक की एक खासियत होती है कि बैंक के पास जितना भी डिपॉजिट आ रहा है वो उस पूरे अमाउंट को कभी भी मिस्टर बी को लोन नहीं देगी, क्योंकि अभी मिस्टर ए अगर थोड़ा सा भी पैसा मांगने आ गया तो एसबीआई के पास थोड़ा बहुत तो पैसा होना चाहिए। तो एसबीआई क्या करती है कि जितना भी डिपॉजिट आ रहा है, मान लो मिस्टर ए ने 5 लाख डिपॉजिट किया, तो बैंक अपने पास 1 लाख रुपया रखेगी ताकि मिस्टर ए अगर कभी कभार पैसा मांगने आ जाए तो उसको दे सके, और बाकी के 4 लाख रुपए मिस्टर बी को लोन दे देगी। अब एक बात देखो, क्या मिस्टर ए के पास अब 5 लाख रुपए नहीं रहे, रहे, उसके अकाउंट में रखे हुए, क्या हो गया, उसके अकाउंट में है। तो मिस्टर ए के अकाउंट में 5 लाख प्लस मिस्टर बी ने जो लोन लिया उसके अकाउंट में 4 लाख और आ गए। इसका मतलब टोटल पैसा कितना हो गया अब, 9 लाख। तो क्या बोला मैंने, credit creation is the process by which commercial bank increase money supply in the economy with the help of accepting deposit and advancing loan। तो जिसको लोन दिया जा रहा है उसके पास पैसा बढ़ जाता है, तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में इंक्रीज हो जाती है। लेकिन आप इसको ऐसे एक्सप्लेन नहीं करोगे। पता है आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, बेटा सबसे आसान तरीका है इसको एक्सप्लेन करने का। ठीक है, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेना है, तो ध्यान से समझना क्या है हाइपोथेटिकल एग्जांपल।
मान लो सबसे पहले मैंने माना कि इकोनॉमी में 100 रुपए किसी ने जमा किए, ठीक है, एग्जाम्पल समझना ध्यान से। मान लो एग्जाम्पल ये है, और ये एग्जाम्पल आप एग्जाम में भी लिखोगे, ठीक है। तो लेट देयर इज ओनली वन बैंक, पूरी इकोनॉमी में केवल एक बैंक है और पूरा का पूरा काम उसी बैंक से हो रहा है। दूसरी अजम्पशन मैंने मानी कि इनिशियल डिपॉजिट यानी कि स्टार्टिंग में बैंक में जो पैसा डिपॉजिट हुआ वो हुआ 100 रुपया, और बैंक जो अपने पास रखती है बेटा उसको बोलते हैं LRR, लीगल रिजर्व रेशियो, बैंक को रखना है 10%। क्लियर। अब हम पूरी प्रोसेस बनाएंगे, देखो राउंड वन, आपको ऐसे ही राउंड बना के लिखना है। सबसे पहला राउंड, बैंक के पास आए कितने रुपए, 100 रुपए, डिपॉजिट हुए 100 रुपए, बैंक को अपने पास कितने रखना है, 10%, लीगल रिजर्व रेशियो बैंक ने रखा 10%, तो 100 का 10% हो गया 10, इसका मतलब बैंक 90 रुपए का लोन दे देगी। अब जिस बंदे ने लोन लिया है वो बंदा इस पैसे को अपने अकाउंट में से पे कर देगा जिसके लिए इसने लोन लिया। जैसे मैं बताता हूं, देखो मिस्टर ए ने 100 रुपए जमा किए, ये रहे, ये 100 रुपए मिस्टर ए ने जमा किए बैंक को, बैंक ने इसमें 10% अपने पास रख लिया, तो 10 रुपए अपने पास रख लिए, 90 रुपए बी को लोन दे दिया। अब सपोज करो ये बी इस लोन का क्या करेगा, भाई कोई आदमी लोन लेता है तो खर्च करने के लिए ही तो लेता है। बी ने ये पेमेंट सी को दे दिया, ले भाई मैंने तुझसे कार खरीदी थी, ये तू अपने 90 रुपए का पेमेंट ले ले। सी दोबारा जाके इस पैसे को अपने अकाउंट में जमा कराए, यानी कि ये 90 रुपया दोबारा से बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा, बैंक फिर इसमें से 9 रुपए रख के बाकी के 81 का लोन दे देगी। फिर से सेम प्रोसेस चलेगा, हर अगला राउंड पिछले राउंड का 90% होगा, फिर 8.1 यहाँ, 72.9 यहाँ। केवल आपको 3 राउंड तक निकाल कर इसको डैश 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 लिख देना है, और लास्ट में जाके बेटा इसका यहाँ पे टोटल कर देना। अब बात आएगी कि सर हम ये टोटल कैसे लिखेंगे, तो देखो मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूँ जिससे इसका टोटल आ जाएगा। देखो वैसे अगर देखा जाए तो इसका टोटल कितना हो रहा है, 100 प्लस 90 प्लस 81, लेकिन ये डैश डैश वाले को भी प्लस करना है, तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। याद रखना, टोटल क्रेडिट क्रिएशन, टोटल क्रेडिट क्रिएशन, क्रिएशन इज इक्वल्स टू इनिशियल डिपॉजिट, इनिशियल डिपॉजिट्स इनटू 1/LRR। मतलब बैंक के पास जितना भी इनिशियल डिपॉजिट आया, तो 100 रुपए का इनिशियल डिपॉजिट आया था, 1/LRR, तो LRR था हमारा 10%, इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 100 भी होगा, 10% था ना, तो परसेंट हटा तो यहाँ 100 लग गया, तो बेटा टोटल क्रेडिट क्रिएशन आ गया 1000। इसका मतलब 1000 ये आ गया, 1000 का 10%, 100 यहाँ आ जाएगा, और बाकी का 900 रुपया लो। बेटा ये है आपका क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। बोलो समझ में आया, क्लियर, गुड। तो बेटा ये था क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। अच्छा, अब एक चीज और सुनो, क्रेडिट क्रिएशन और एक वर्ड होता है बेटा क्रेडिट मल्टीप्लायर, क्या दोनों चीजें सेम है? क्रेडिट क्रिएशन और एक वर्ड होता है बेटा क्रेडिट मल्टीप्लायर, क्या दोनों चीजें सेम है? नहीं। तो देख लो जरा, क्रेडिट क्रिएशन और क्रेडिट मल्टीप्लायर में क्या डिफरेंस होता है। बेटा क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला होता है इनिशियल डिपॉजिट इनटू 1/LRR, जबकि क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/LRR। मतलब मान लो मैंने 100 रुपए जमा किए और मेरा 10% का LRR था, 10%, तो परसेंट हटेगा यहां से, तो इधर मल्टीप्लाइड बाय 100, तो मेरा टोटल क्रेडिट क्रिएशन आ जाएगा 1000 रुपए। लेकिन क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या कहता है,
मैंने एलआरआर कितना माना है 10%, ठीक है। क्रेडिट मल्टीप्लायर कहता है कि आप हमें मल्टीप्लीकेशन में बताओ क्या आंसर आएगा। तो मल्टीप्लीकेशन में मतलब 1/10% है, इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 100, 10 टाइम्स। यानी कि सुनो ध्यान से, क्रेडिट क्रिएशन बताता है कि आपका टोटल पैसा कितना बढ़ेगा, जबकि क्रेडिट मल्टीप्लायर बढ़ा बताता है कि आपका टोटल पैसा कितने गुना बढ़ेगा। आ गई बात समझ में? और एक चीज याद रखना, क्रेडिट क्रिएशन में और एलआरआर में नेगेटिव रिलेशन होता है। मैं बता रहा हूं क्या कहना चाह रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। कि जैसे मैंने 100 रुपए में 10% का एलआरआर रखा था, अगर मैं 100 रुपए में 20% का एलआरआर रखूंगा तो 20×5 = 100, मेरा क्रेडिट क्रिएशन कितना होगा बेटा का? केवल 500 रुपए। इससे क्या पता चला? अगर आप एलआरआर बढ़ा दोगे तो आपका क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा, और एलआरआर कम कर दोगे तो आपका क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा हो जाएगा। यानी कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन एलआरआर एंड क्रेडिट क्रिएशन। तो अभी हमने कितने टॉपिक पढ़ लिए बेटा? कॉमर्शियल बैंक का फंक्शन पढ़ लिया, क्रेडिट क्रिएशन पढ़ लिया, आपका क्रेडिट क्रिएशन और क्रेडिट मल्टीप्लायर का डिफरेंस पढ़ लिया, क्रेडिट क्रिएशन और एलआरआर में कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो पढ़ लिया। सर ये एलआरआर क्या है? एलआरआर वही कि बैंक के पास जितना पैसा आ रहा है उसमें से कितना बैंक रख रही है एज अ लीगल रिजर्व, उसको एलआरआर बोलते हैं। चलिए फटाफट डाउट पूछ लो बेटा। कॉमर्शियल बैंक खत्म, कॉमर्शियल बैंक कितना ही है। कोई डाउट है तो पूछ लो अभी, फिर हम सेंट्रल बैंक पे चलते हैं। कैसे बेटा, आवाज नहीं आ रही क्या? नो सर, और होती। तब ठीक, तो बता दिया करो, मुझे भी पता चलता रहे कि हाँ अभी सब लोग सोए नहीं है। गुड, ठीक है। चल शुरू करते हैं। सेंट्रल बैंक, ओके। हाँ बेटा, तो जैसा कि अब देखो कुछ डेटा है, वो ध्यान से सुन लेना। सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक, इंडिया की सेंट्रल बैंक का सबसे पहले तो नाम सुन लो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये पब्लिक के लिए डायरेक्टली काम नहीं करती है, लेकिन सोशल वेलफेयर के लिए इनडायरेक्टली काम करती है, ठीक है। पब्लिक के लिए इनडायरेक्टली काम करती है। ये बनी कब थी? याद रखना, आरबीआई एक्ट बना था पहले, आरबीआई एक्ट 1934। फिर आरबीआई बनी थी बेटा 1935 में। क्लियर? तो जिसका भी वाइवा है सेंट्रल बैंक पे याद रखना। अच्छा, आरबीआई गवर्नर कौन है? मैंने अभी बताया था। आरबीआई गवर्नर कौन है प्रेजेंट में? सर संजय मल्होत्रा। वेरी गुड बेटा। आरबीआई के गवर्नर अब बन गए हैं, अभी तक शक्तिकांत दास थे, अब हैं संजय मल्होत्रा। 9 दिसंबर को ही चेंज हुए हैं बेटा ये, ठीक है, संजय मल्होत्रा। तो ये सेंट्रल बैंक है। आरबीआई एक्ट 1934 के थ्रू बनी थी, 1935 में बनी थी। संजय मल्होत्रा इसके गवर्नर हैं अब, पिछले गवर्नर शक्तिकांत दास थे। अच्छा, अब ये होती है बेटा एपेक्स बैंक। अब ये एपेक्स बैंक का मतलब क्या होता है? एपेक्स बैंक का मतलब होता है बेटा सुपीरियर बैंक। ये सबसे बड़ी बैंक होती है। जितनी भी कॉमर्शियल बैंक होती हैं या जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उन सबसे बड़ी बैंक होती है बेटा सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का सबसे पहला काम क्या होता है? वो होता है बेटा इश्यूइंग करेंसी। जो बच्चे मेरे साथ बहुत पुराने टाइम से जुड़े हुए हैं उनको ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से आता होगा, जिसको नहीं आता है वो ध्यान से पढ़ते रहो। इशुइंग करेंसी का मतलब है बेटा कि आरबीआई का मोनोपोली राइट है। मोनोपोली मतलब ये अकेली ऐसी है, मोनोपोली राइट है ऑल नोट्स प्रिंट करने में। जितने भी नोट हैं वो केवल कौन प्रिंट करेगा बेटा? आरबीआई। पहला पॉइंट।
दूसरा पॉइंट याद रखना, ऑल कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट, 1 रुपए का नोट और सारे सिक्के आर नॉट प्रिंटेड बाय आरबीआई। इनको आरबीआई प्रिंट नहीं करती है, इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट करती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रिंट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। याद रखना, कौन प्रिंट करता है बेटा? फाइनेंस मिनिस्ट्री। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि 1 रुपए के नोट पर किसके साइन होंगे और 10 रुपए के नोट पर किसके साइन होंगे। तो 1 रुपए का नोट फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाती है, इसलिए 1 रुपए के नोट पर फाइनेंस मिनिस्टर के साइन होंगे, जबकि 10 रुपए के नोट को आरबीआई बनाती है, इसलिए इस पर गवर्नर के साइन होंगे। इज दैट क्लियर? पहला फंक्शन, आरबीआई क्या करती है? सेंट्रल बैंक नोट इश्यू करती है सारे, लेकिन 1 रुपए का नोट और सारे सिक्के आरबीआई नहीं छापती, इसको बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री छापती है। ओके, चलिए दूसरा, दूसरा फंक्शन है बेटा बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल, ये कॉमर्शियल बैंक का दूसरा काम होता है। तो पहले मैं आपको सुपरवाइजरी रोल समझा देता हूं। बेटा जितनी भी कॉमर्शियल बैंक है ना, जितनी भी कॉमर्शियल बैंक है, उन सारी कॉमर्शियल बैंक को इंस्ट्रक्शंस देने का काम, इंस्ट्रक्शंस देने का काम, उनकी देखरेख करने का काम, उनको सुपरवाइज करने का काम, उनको रेट बताने का काम कि उनको SLR कितना रखना है, CRR कितना रखना है, ये क्या रेट होते हैं ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना याद रखना कि ये सारे रेट कौन डिसाइड करती है? सेंट्रल बैंक। कॉमर्शियल बैंक के लिए सारे रेट डिसाइड करती है बेटा सेंट्रल बैंक, इसलिए इसको सुपरवाइजर बोला जाता है। बैंकर्स बैंक का मतलब है कि जितने भी काम, सुनना बेटा ध्यान से, जितने भी काम एसबीआई अपने कस्टमर के लिए करती है, यानी कि मेरे लिए करेगी, जितने भी काम, सेम वही काम आरबीआई एसबीआई के लिए करेगी। मतलब मैं अपना पैसा डिपॉजिट कर सकता हूँ, जरूरत पड़ने पर लोन ले सकता हूँ, सेम ऐसे ही आरबीआई के पास अपना पैसा जमा कर सकती है एसबीआई, और जरूरत पड़ने पर इनसे लोन ले सकती है। यानी कि इसको अगर मैं ऐसे लिखूं कि एवरी कॉमर्शियल बैंक, एवरी कॉमर्शियल बैंक हैज ऑलमोस्ट सेम रिलेशन, ऑलमोस्ट सेम रिलेशन विद सेंट्रल बैंक which commercial bank has with its customers, with its customers। ओके, कॉमर्शियल बैंक का अपने कस्टमर के साथ जो रिलेशन होता है, सेम वही रिलेशन बेटा गवर्नमेंट, सॉरी, सेम वही रिलेशन सेंट्रल बैंक का कॉमर्शियल बैंक के पास होता है। कॉमर्शियल बैंक अपना पैसा जमा कर सकती है सेंट्रल बैंक में, या सेंट्रल बैंक से जरूरत पड़ने पर लोन भी ले सकती है। क्लियर? नेक्स्ट, थर्ड, थर्ड है बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर टू द गवर्नमेंट। अच्छा, कभी नोटिस किया है गवर्नमेंट का पैसा कहां जमा होता हो? याद रखना, आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक जो होती है, वो गवर्नमेंट के लिए 3 तरीके से काम करती है। कितने तरीके से? 3 तरीके से। पहला तरीका एज एन एजेंट, दूसरा तरीका एज अ बैंकर, और तीसरा तरीका एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर। तो गवर्नमेंट को फाइनेंशियल मैटर्स पर एडवाइस देने का काम सेंट्रल बैंक करती है, गवर्नमेंट के पूरे पैसे को मैनेज करने का काम सेंट्रल बैंक करती है। अगर गवर्नमेंट की कोई भी सिक्योरिटी को सेल करना है, सिक्योरिटी को सेल करना है, सिक्योरिटी मतलब बेटा असेट्स, शेयर्स,
गवर्नमेंट का कोई भी शेयर बेचना है या खरीदना है तो एज अ एजेंट कौन जाएगा? गवर्नमेंट के एजेंट के तौर पर बेटा सेंट्रल बैंक जाएगी। तो इसलिए हम इसको बैंकर टू द गवर्नमेंट कहते हैं। जब भी बैंकर टू द गवर्नमेंट पॉइंट आएगा आपको ये तीनों पॉइंट बताने हैं। ओके, एज एन एजेंट, एज अ बैंकर, एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर। चलिए, फोर्थ रिलेशन है बेटा या फोर्थ फंक्शन है लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। और मैं पूरा पूरा आप लोगों को यकीन दिला रहा हूं बेटा, ये वाला फंक्शन सेंट्रल बैंक का इस बार एग्जाम में जरूर आएगा। लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। देखो बेटा, समझना ध्यान से, ये एसबीआई है। एसबीआई के पास मिस्टर ए ने 5 लाख रुपए लोन दिया, वो डिपॉजिट किया। मिस्टर ए ने 5 लाख रुपए डिपॉजिट किया एसबीआई के पास। अब एसबीआई इसका केवल एक छोटा सा पार्ट अपने पास रखेगी और बाकी का 4 लाख रुपया मिस्टर बी को लोन दे देगी। मिस्टर बी को लोन दे देगी। अब अगर मिस्टर ए अपना पूरा पैसा मांगने आ जाए, हालांकि बैंकों को पता रहता है कि भाई 1 लाख से ज्यादा नहीं मांगने आएगा पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर, और ना कोई भी बेटा पूरा पैसा अपना बैंक से कभी निकालता है। लेकिन मान लो इसको बैंक पे ट्रस्ट ही नहीं रहा कि ये बैंक बर्बाद होने वाली है, किसी ने अफवाह फैला दी, तो अब मिस्टर ए अपने पूरे 5 लाख रुपए मांगने चला गया, भाई मैंने तो जो 5 लाख जमा किए थे वो दे दो। अब एसबीआई के पास केवल कितना है? 1 लाख। ये 4 लाख तो इससे वापस ले नहीं सकती। तो ऐसे केस में बेटा इसकी जो हेल्प करने आएगा उस बंदे का नाम होगा आरबीआई। आरबीआई एक्ट करती है बेटा लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर, और जितना पैसा कॉमर्शियल बैंक को चाहिए होता है वो पैसा उसको प्रोवाइड कर देती है। सर क्या बिना ब्याज के करेगी? नहीं, इंटरेस्ट पे देगी बेटा आरबीआई पैसा। सर क्या बिना सिक्योरिटी के देगी? नहीं, सिक्योरिटी गिरवी रखवा लेगी तब इसको पैसा देगी। तो ये कहलाता है बेटा लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, कि जब भी कॉमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आरबीआई जो है वो पैसा देगी उसको एज अ लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का अगर हिंदी मीनिंग बताऊं तो लैंडर का मतलब होता है बेटा पैसे देने वाला, पैसे देने वाला। और लास्ट रिजॉर्ट का मतलब होता है आखिरी विकल्प। तो याद रखना, आखिरी विकल्प जब कहीं से भी कॉमर्शियल बैंक को पैसा नहीं मिलेगा तो कौन देगी बेटा? आरबीआई देगी। ओके, फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ है बेटा कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज बेटा फॉरेन की करेंसीज को अपने पास एज अ रिजर्व रखने का जो अधिकार है वो केवल किसके पास है बेटा? आरबीआई के पास। आरबीआई अपने पास डॉलर का, युआन का, वॉन का, दिनार का, ठीक है, इन सारी करेंसीज का क्या बना के रखती है? रिजर्व बना के रखती है, ताकि जब जरूरत पड़े तो उसको यूज किया जा सके। पांचवा काम। छठवां काम छठवां काम है बेटा क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्या मतलब है साहब ये क्लियरिंग हाउस फंक्शन का? मान लो एसबीआई को, ध्यान से समझना, 5 लाख रुपए देने हैं पंजाब नेशनल बैंक को, और पंजाब नेशनल बैंक को 15 लाख रुपए देने हैं एसबीआई को। समझना ध्यान से, है ना? एसबीआई को 5 लाख रुपए पीएनबी को देने और पीएनबी को 15 लाख रुपए एसबीआई को देने। तो ये इसको 5 लाख रुपए देगा पहले, फिर ये इसको 15 लाख देगा। क्या कोई मिनिमम अमाउंट है? क्या कोई मिनिमम अमाउंट है जिसमें इन दोनों का ट्रांजैक्शन बिल्कुल क्लियर हो सके? फटाफट बताओ जल्दी मैसेज करके। क्या कोई मिनिमम अमाउंट है जिसमें इन दोनों का ट्रांजैक्शन क्लियर हो सकता है? एसबीआई 5 लाख दे पीएनबी को और पीएनबी 15 लाख दे एसबीआई को, क्या कोई ऐसा तरीका है कि मिनिमम अमाउंट में इनका सेटलमेंट हो जाए? वेरी गुड बेटा, एकदम सही। अगर पीएनबी सीधे 10 लाख रुपए एसबीआई को दे दे तो क्या ट्रांजैक्शन क्लियर नहीं होगा इन दोनों का? क्या इन दोनों का लेन देन क्लियर नहीं होगा? हो जाएगा, लेकिन उसके लिए इन दोनों को किसके पास जाना पड़ेगा? आरबीआई के पास। आरबीआई विल एक्ट एज मीडिएटर।
इन दोनों के बीच में मीडिएटर का काम करेगी और दोनों के अकाउंट को क्लियर कराने का काम करेगी, इसलिए इसको बोला जाता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। और अच्छी लैंग्वेज के लिए बेटा एक बार बुक जरूर पढ़ लेना इस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फंक्शन, सातवां फंक्शन है बेटा कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। अगला क्वेश्चन जो हम पढ़ने वाले हैं वो पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। अच्छा सुनना जरा, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। पहली कंडीशन लेकर चलते हैं। मान लो अगर एसबीआई इकोनॉमी में सबको लोन ज्यादा देने लग जाए, तू भी ले तू भी ले तू भी ले, मतलब मान लो इकोनॉमी में 5 लोग, मान लो इकोनॉमी में 1 2 3 4 5, इकोनॉमी में ये 5 लोग हैं। अगर एसबीआई इन पांचों को लोन दे देगी तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये इन पांचों के पास पैसा बढ़ जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। जब मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो इन पांचों की डिमांड भी बढ़ जाएगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। और जब डिमांड बढ़ जाती है तो क्या आ जाता है बेटा, इन्फ्लेशन। याद करो हमने पढ़ा था इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप, तो वो इस वजह से भी आ जाता है। अगर एसबीआई ने लोन ज्यादा दे दिया तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन हो जाएगा। देन आरबीआई, फिर आरबीआई जो है कंट्रोल इट, आरबीआई बीच में आती है और इसको कंट्रोल करवाती है, मतलब मनी सप्लाई को कम करवाती है, मतलब लोन को कम करवा देती है। अब वो कैसे करवाती है वो बेटा हमारा अगला टॉपिक। ऐसे ही इसका अपोजिट हो जाए, अपोजिट मतलब अगर एसबीआई लोन कम दे, अगर एसबीआई लोन कम देगी तो इससे लोगों के पास पैसा कम पहुंचेगा, जब लोगों के पास पैसा कम पहुंचेगा तो उनकी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं डिफ्लेशन। क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन। तो आरबीआई इस केस में क्या करेगी बेटा, देन आरबीआई कंट्रोल इट, आरबीआई डिफ्लेशन को भी कंट्रोल करेगी और क्या करवा देगी, मनी सप्लाई को ज्यादा करवा देगी, मतलब लोन को ज्यादा करवा देगी। अब कैसे लोन को ज्यादा करवाती है और कैसे लोन को कम करवाती है, अगला टॉपिक और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक वही है। आ रहा है बेटा समझ में, बोलो जल्दी। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा मॉनेटरी पॉलिसीज ऑफ आरबीआई। मॉनेटरी, याद है मैंने परसों वाले चैप्टर में बताया था कि बेटा मॉनेटरी पॉलिसी में और अच्छे से पढ़ाऊंगा आरबीआई वाले चैप्टर में, ये वही है। तो मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई मतलब आरबीआई इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को सही करने के लिए क्या क्या करती है। तो सबसे पहला तरीका है बेटा जिसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव। क्या बोलते हैं बेटा, क्वांटिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड में सबसे पहला आता है बैंक रेट, या आप इसको रेपो रेट भी कह सकते हो, बस एक छोटा सा डिफरेंस है वो बता दो। बैंक रेट या रेपो रेट, इसके जरिए इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कैसे सही किया जाता है। पहले तो ये समझो ये बैंक रेट होता क्या। देखो बेटा, आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक मान लो 10% में लोन दे रही है एसबीआई को, ठीक है, तो एसबीआई 18% में देगी कस्टमर। आई बात समझ में, कस्टमर, ठीक है। आरबीआई 10% में लोन दे रही है एसबीआई को, तो एसबीआई अपना प्रॉफिट ऐड करके 18% में लोन देगी कस्टमर। अब इन दोनों में से एक बैंक रेट है, लेकिन कौन सा है वो यहां से। तो बैंक रेट क्या होता है बेटा, इट इज द रेट एट विच
सेंट्रल बैंक गिव लोन टू कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक गिव लोन टू कमर्शियल बैंक, ठीक है। यानी कि जो हमारा बैंक रेट हुआ वो हुआ ये है बेटा हमारा बैंक रेट, इसको कहते हैं बैंक रेट। आरबीआई जिस रेट पर कमर्शियल बैंक को पैसा देती है उसको बैंक रेट या रेपो रेट कहते हैं। अब इन्फ्लेशन को कैसे सही करेंगे, तो एक बात बताओ, इन्फ्लेशन में क्या हुआ होगा, कस्टमर के पास मनी सप्लाई ज्यादा हो गई, मनी सप्लाई ज्यादा हो गई होगी, तो इससे बोला गया भाई तू ये लोन मत ले, लेकिन कस्टमर ने कहा नहीं मैं तो लूंगा। तो तो पता है आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई इधर इस रेट को बढ़ा दे। जब इधर रेट इसने आरबीआई ने बढ़ा के 20 कर दिया तो इधर भी इसको बढ़ा के 28 करना पड़ेगा, और लोन जैसे ही महंगा हो जाएगा कस्टमर कहेगा मुझे नहीं चाहिए, हो गई मनी सप्लाई कंट्रोल। क्या होगा, अगर कस्टमर के पास ऑलरेडी पैसा ज्यादा है देन आरबीआई increase bank rate, increase bank rate to make credit, to make credit costly for customer, for customer, to reduce या to control मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या कर देगी बेटा, बैंक रेट को बढ़ा देगी। अब अगर मान लो इसका उल्टा हो जाए, उल्टा मतलब डिफ्लेशन, डिफ्लेशन का मतलब है कि ये जो कस्टमर है इसके पास पैसा ही नहीं है, यानी कि इसके पास मनी सप्लाई क्या हो गई है बेटा, इसके पास मनी सप्लाई कम हो गई है। तो आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई कहेगी यार इसके पास ऑलरेडी पैसा कम है, इतना महंगा लोन मत दो, लोन सस्ता करो। आरबीआई 5% कर देगी यहां से, तो ये भी अपना घटा के 10% कर देगा, तो लोन सस्ता होने पे कस्टमर ज्यादा लोन लेगा। तो बेटा क्या होगा, देन आरबीआई डिक्रीज बैंक रेट, डिक्रीज बैंक रेट टू इंक्रीज मनी सप्लाई, या जो मैंने साइड में लिखा है ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए आरबीआई अपने रेट को कम कर दे। बताइए बैंक रेट समझ में आया, बोलो बैंक रेट समझ में आया, ओके। चलिए, तो बैंक रेट और रेपो रेट। अब दूसरा आता है बेटा रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट ठीक है। अब सुनिए, जब भी कॉमर्शियल बैंक के पास यानी कि एसबीआई के पास कोई पैसा आता है, मान लो इसके पास 10 लाख रुपए आए, तो एसबीआई के पास दो ऑप्शन है, या तो वो आरबीआई में जमा कर दे उस पैसे को, या फिर वो किसी कस्टमर को लोन दे दे। तो इन दोनों में से रिवर्स रेपो रेट क्या है, मान लो एसबीआई अगर अपना पैसा आरबीआई में जमा करती है तो इसको 10% की ब्याज मिलेगी, और अगर एसबीआई अपना पैसा लोन देती है मिस्टर ए को, तो मिस्टर ए इसको 12% की ब्याज देंगे। तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है बेटा, रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक्स park their money, park their surplus money with सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के पास जिस रेट पर कस्टमर अपना पैसा जमा करता है उसको हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो 10 या 12 में से जो 10 है ये है आपका रिवर्स रेपो रेट, जिस रेट पर एसबीआई अपना पैसा आरबीआई को देने के लिए रेडी है। अब एक बात समझो, अगर इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन है यानी कि
मिस्टर ए के पास ऑलरेडी मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है इसके पास, और आरबीआई नहीं चाहती कि एसबीआई अपने 10 लाख रुपए इसको दे, तो पता है आरबीआई क्या करेगी, इस रेट को बढ़ा के 20% कर देगी। तो एसबीआई को देखेगा कि यार यहाँ मुझे 12% की ब्याज मिलेगी और मैं आरबीआई को दूंगा तो 20% की ब्याज मिलेगी, तो चलो मैं अपना पैसा आरबीआई को ही दे देता हूँ। यानी कि जब भी इन्फ्लेशन होगा तो आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी रिवर्स रेपो रेट को, ताकि कॉमर्शियल बैंक अपना पैसा कस्टमर को ना देकर उसके पास जमा कर। हो गई मनी सप्लाई कम। और अगर इसका उल्टा है, मतलब डिफ्लेशन है, तो मनी सप्लाई को कम हो जाना है। भाई डिफ्लेशन में मनी सप्लाई क्या हो जाती है, कम। तो आरबीआई डिक्रीज कर देगी रिवर्स रेपो रेट को, कि भाई मैं अब मान ला, सुनना ध्यान से, डिफ्लेशन का मतलब क्या है कि मिस्टर ए के पास पैसा कम हो गया, तो आरबीआई कह रही है किससे, एसबीआई के, भाई दे 10 लाख रुपए उसको दे दे। एसबीआई ने कहा मैं उसे क्यों दूं, मैं तो तुझे दूंगा, तू दे रहा है मुझे 20% की ब्याज। तो आरबीआई तुरंत क्या करेगी, इस 20% को घटा के 8% कर देगी। अब एसबीआई को दिख रहा है यार मैं आरबीआई को पैसा दूंगा 8% मिलेगा केवल, और अगर यही पैसा मैं कस्टमर को दूंगा तो 12 मिलेगा, तो वो कस्टमर को दे देगा। यानी कि आरबीआई डिक्रीज कर देती है आरआरआर को, 20% से 8% कर दिया ना, इससे क्या हुआ, बैंक जो है वो अपना पैसा कस्टमर को देने लग गई, तो उसकी सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और ऐसे सही हो जाएगा। आ गया रिवर्स रेपो रेट समझ में। इसके बाद थर्ड है बेटा लीगल रिजर्व रिजर्व रेशियो, शॉर्ट में इसको बोला जाता है LRR। इसके बेटा दो पार्ट होते हैं, एक होता है CRR और एक होता है SLR। ध्यान से समझना इन दोनों का मतलब क्या है। बेटा जब भी कस्टमर अपना पैसा कॉमर्शियल बैंक में जमा करता है, सपोज एसबीआई में मैंने 10 लाख रुपए जमा, आपको क्या लगता है बैंक उठा के ये पूरे 10 लाख रुपए लोन दे देगी किसी को, नहीं। बैंक को लीगली दो रिजर्व रखने पड़ते हैं। कौन कौन से रिजर्व, एक तो अपने पास, तो मान लो अपने पास 10% रखना है, और एक रखना पड़ता है इसको आरबीआई के पास, तो मान लो आरबीआई के पास भी 10% रखना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बंदा 10 लाख रुपए जमा कर रहा है, तो एसबीआई 10 लाख का 10% यानी कि 1 लाख रुपए तो अपने पास रखेगी, और 1 लाख रुपए उसको आरबीआई के पास रखने पड़ेंगे। तब जो 2 लाख 8 लाख रुपया बचा उसको वो लोन दे सकती है। क्लियर। अब सीआरआर क्या है, कैश रिजर्व रेशियो। देखो बहुत आसानी से शब्दों में बताऊंगा, जो आरबीआई के पास रखा जा रहा है वो है सीआरआर, और एसएलआर होता है बेटा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और जो कॉमर्शियल बैंक अपने पास रख रही है उसको बोला जाता है एसएलआर। तो बेटा याद रखना कैश रिजर्व रेशियो कहां रखा जाता है, सेंट्रल बैंक के पास। एसएलआर कहां रखा जाता है, कॉमर्शियल बैंक सेल्फ अपने पास रखती है, कॉमर्शियल बैंक, तब जाके जो पैसा बचता है वो लोन दिया जाता है। अब मान लो इकोनॉमी में हो गया इन्फ्लेशन, क्या हो गया बेटा इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन में लोगों के पास पैसा बढ़ जाता है, मनी सप्लाई ज्यादा हो गई है इसका मतलब, तो ये 8 लाख रुपए कम करने हैं, कुछ नहीं है सीआरआर को बढ़ा दो, एसएलआर को बढ़ा दो। भाई सीआरआर को बढ़ा के 20% कर दो, एसएलआर को बढ़ा के 20% कर दो, इससे क्या होगा, 10 लाख का 20%, 2 लाख यहाँ रखो, 2 लाख यहाँ रखो, तो 4 लाख रुपया लोगों के पास पहुंचेगा। हो गई मनी सप्लाई कम। लेकिन अगर डिफ्लेशन है, यानी कि मनी सप्लाई कम हो गई है, ज्यादा करने के लिए सीआरआर को भी कम कर दो और एसएलआर को भी कम कर दो, तो बेटा डिफ्लेशन सही हो जाएगा, क्योंकि फिर मनी सप्लाई इनके पास बढ़ जाएगी। ये होता है बेटा LRR,
CRR, SLR, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। ठीक है, चलिए फोर्थ है बेटा ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो ओपन मार्केट का मतलब होता है बेटा सबके लिए, ऑपरेशन का मतलब होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल या परचेज करना। तो व्हेन आरबीआई सेल और बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट, इन ओपन मार्केट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन मार्केट? ओपन मार्केट का मतलब होता है बेटा फॉर ऑल, सबके लिए। ठीक है, तो याद रखना अगर इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन का मतलब है लोगों के पास पैसा ज्यादा है। लोगों के पास पैसा ज्यादा है तो उनको सेल कर दो सिक्योरिटीज। उनको आप सिक्योरिटी सेल करोगे, उनके पास से पैसा आपके पास आ जाए। अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन है यानी कि मनी सप्लाई कम हो गई है तो उनसे परचेज कर लो सिक्योरिटी और उनको पैसे दे दो। तो मनी सप्लाई अगर कम हो जाती है तो आरबीआई सिक्योरिटीज को परचेज कर लेती है, और अगर मनी सप्लाई ज्यादा हो रही है तो आरबीआई सिक्योरिटीज को सेल कर देती है। इसको बोला जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो बेटा क्वांटिटेटिव में चार ही है, क्वांटिटेटिव में यही चार है, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, लीगल रिजर्व रेशियो और ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, इसके बाद आते हैं बेटा क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव याद रखना, क्वालिटेटिव का एक और नाम होता है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। इनको गवर्नमेंट यूज कब करती है? याद रखना जब किसी पर्टिकुलर सिंगल सेक्टर में मनी सप्लाई कम या ज्यादा होती है तब हम क्वालिटेटिव यूज करते हैं। क्वालिटेटिव में सबसे पहला है बेटा मार्जिन रिक्वायरमेंट। सबसे पहला है मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करेंगे, मार्जिन रिक्वायरमेंट से। तो बेटा बच्चे पहली बात तो इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मार्जिन रिक्वायरमेंट आखिर होता क्या है। तो बेटा मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है सिक्योरिटी अमाउंट और लोन अमाउंट का डिफरेंस। सिक्योरिटी अमाउंट माइनस लोन अमाउंट। मान लो तुमने गवर्नमेंट से मांगा 10 लाख का लोन, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट आपसे सिक्योरिटी रखवाएगी 25 लाख की। तो ये जो 15 लाख है, जो 15 लाख है इसको बोलेंगे मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्लियर? अब अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, मतलब आपके पास ऑलरेडी पैसा बहुत ज्यादा है, तो आरबीआई पता है क्या करेगी? इस सिक्योरिटी अमाउंट को बढ़ा के 50 लाख कर देगी। ला बेटा 10 लाख के लोन के लिए 50 लाख की सिक्योरिटी रख। यानी कि इस केस में उसने क्या कर दिया, मार्जिन रिक्वायरमेंट 40 लाख कर दिया। क्या कोई लोन लेगा? नहीं लेगा। तो याद रखना इन्फ्लेशन के टाइम पे मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देते हैं और डिफ्लेशन के टाइम पे मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या कर देते हैं, कम, ताकि लोग लोन ज्यादा लें। क्लियर? नेक्स्ट सेकंड है बेटा क्रेडिट राशनिंग। बहुत इजी है बेटा ये। क्रेडिट राशनिंग का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। क्रेडिट राशनिंग का मतलब होता है फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट लिमिट फॉर द पर्टिकुलर सेक्टर्स। जो भी सेक्टर आपसे लोन लेने आ रहा है उसकी क्रेडिट लिमिट बना दो कि इतनी लिमिट से ज्यादा आपको पैसा नहीं मिलेगा अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तो। इन्फ्लेशन है, कोई पैसा मांगने आया, उसकी लिमिट फिक्स कर दो कि भाई साहब आपको इतनी लिमिट से ज्यादा पैसा नहीं मिल पाए, ताकि मनी सप्लाई कंट्रोल में रहे। डिफ्लेशन है, कोई पैसा मांगने आया तो नो लिमिट फिक्स, उसको आप कितना भी दे दो, क्योंकि डिफ्लेशन में तो पैसा कम हो जाता है ना, तो फिर हम लिमिट थोड़ी फिक्स करेंगे, फिर तो कितना भी लोन दे दो। ठीक है,
और बेटा लास्ट आता है तीसरा, मोरल सुएशन। मोरल सुएशन, मोरल सुएशन का मतलब होता है अपनी टीम में मिला लेना, ठीक है, उनको परसुएशन में ले लेना, उनके ऊपर प्रेशर डालना। उनके ऊपर किनके? कॉमर्शियल बैंक के ऊपर। उनके बेटा पेनल्टी लगा देना, ये सब आता है मोरल सुएशन में। जब आरबीआई जबरदस्ती करती है, समझाती है, सारे काम करती है कि बेटा मनी सप्लाई को कंट्रोल कर लो, कंट्रोल कर लो, उसको हम बोलते हैं मोरल सुएशन। क्लियर? दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। बेटा अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। यही है बेटा, सारे मल्टीपल चॉइस वगैरह कर लेना। मार्जिन रिक्वायरमेंट बेटा, लोन लेने जब जाओगे तो लोन लेने के लिए वो आपसे कुछ ना कुछ गिरवी रखवाएगा। सपोज करो 5 लाख का लोन मांग रहे हो, उसने कहा कि भाई साहब एक काम करो, 20 लाख की सिक्योरिटी